नमस्कार दोस्तों, जौहर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, कल से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। नया टॉपिक का हमारा नाम था राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ राजस्थान के आज हम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान के कुछ छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उनको किस किस नाम से जाना जाता था, उनके बारे में भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए एक सराहनीय काम कर रहा हूँ। उसके लिए आपको हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं अपनी ज़्यादा बात ना कहकर अपने मूल बिंदु पर आते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे बीच में ऊपर यहाँ कट रहा होगा क्योंकि मेरे पास में इतने वो साधन अवेलेबल नहीं है, बड़ा कैमरा नहीं है। मैं छोटे मोबाइल के माध्यम से ये सारे वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। कुछ शब्द कहीं कट रहे हैं तो मैं बोल के बता दूंगा। वैसे मैंने ऊपर लिखा है टॉपिक का नाम राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कल हमने पढ़ लिया था, अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन क्षेत्रों के नाम और उनका प्राचीन क्षेत्रों के नाम और उनका आधार प्राचीन साहित्य जैसे ऋग्वेद, महाभारत में राजस्थान के क्षेत्रों को उनकी भौगोलिक विशेषताओं या वहाँ की बसी जातियों के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता था। देखिए, प्राचीन क्षेत्रों के नाम राजस्थान के क्षेत्र हैं, उनको साहित्य के आधार पर, ऋग्वेद महाभारत के आधार पर, और राजस्थान के क्षेत्रों को उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और वहाँ की कुछ जातियों के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इधर मैंने लिखा है प्राचीन नाम और इधर लिखा है वर्तमान क्षेत्र का विवरण। यानी प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान कौन से क्षेत्र में पड़ता है, और कुछ विवरण मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, एक शब्द लिखा है मरु, और मरु कोमा धन्व। मरु यानी मरुस्थल, धन्व यानी धोरे, धोरे यानी वही रेत के धोरे। पूर्व में मरु व धन्व कहा जाता था और वर्तमान में मरु व धन्व क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो जोधपुर संभाग का मरुस्थल, जोधपुर संभाग का मरुस्थल क्षेत्र है, वह मरु व धन्व कहलाता है। मरु से ही कालांतर में मारवाड़ शब्द बना। मरु से ही बाद में मारवाड़ शब्द बना। जांगल देश, जांगल देश प्राचीन नाम क्या है, जांगल देश। वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र, जहां शमी के वृक्ष, खेर के वृक्ष, पीलू के पेड़ अधिक हो, उस क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था। तो कुरु जांगला और भाद्रे जांगला, इन दोनों नामों से जाना जाता था। इसके दो भाग थे, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता था। किसको, जांगल प्रदेश को। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य, प्राचीन नाम क्या है, मत्स्य। और मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते थे वर्तमान में, जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसी विराट को बाद में क्या कहा गया था, बेराट कहा गया था। क्या कहा गया था, बेराट। देखिए, पूर्व में
मत्स्य में जयपुर, अलवर, भरतपुर आता था, लेकिन वर्तमान में जयपुर से कोटपुतली, बहरोड़ भी अलग हुआ है, वो क्षेत्र भी इसी में आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। और वैसे ये मत्स्य क्षेत्र महाभारतकालीन क्षेत्र था, जो विराटनगर में विराट राजा की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट देखें, सूरसेन, प्राचीन नाम क्या है? सूरसेन। यह सूरसेन कहाँ पड़ता था? भरतपुर और मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र। सूरसेन भरतपुर, मथुरा से सटा क्षेत्र, धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग क्या कहलाता था? सूरसेन कहलाता था। नेक्स्ट आगे देखें, कांठल माही नदी के किनारे या कांठे, ये किनारों पे, माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। माही नदी के किनारे स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। प्रश्न आता है कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊपरमाल। वैसे ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है इसको। ऊपरमाल का पठार ये है, बेसरोडगढ़ से लेकर बिजुलिया तक का जो क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है, बेसरोडगढ़ से लगाकर बिजुलिया तक का जो पठारी क्षेत्र है, उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास में क्या है कि साधन वो डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण मैं इतनी चीजें ही लिख के आपको समझा सकता हूँ, और वापस अगर दूसरी स्लाइड वापस लिखनी पड़ती है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। इसीलिए मैं डेली एक एक स्लाइड आपको दूंगा, 10-15 मिनट का। उस क्लास को आपको व्यवस्थित तरीके से देखना है, पढ़ना है, और साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते रहना है। धन्यवाद। कल वापस मिलेंगे इसी समय पे।